नमस्कार, मैं संगीता पांडे। अब आप देखना शुरू कर चुके हैं एडवाइस ऑफ संगीता। दर्शकों, आज हम एक बेहद संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो है कैंसर, जिसका नाम लेते ही मन में भय, उलझन और न जाने कई तरह के सवाल खड़े होने लगते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमृता राकेश। मैम, एडवाइस ऑफ संगीता पर आपका स्वागत है। नमस्कार। और आप हुई डॉक्टर अमृता राकेश। मैम, इन दिनों कैंसर को लेकर के तो जिस तरह से ये बीमारी कहिए जो फैल रहा है, केसेस जो बढ़ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात तो फैक्ट है कि पहले के तुलना में आजकल कैंसर के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बट बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ केवल जीवन शैली से रिलेटेड है, लेकिन इसके मल्टी फैक्टोरियल कॉजेज होते हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पहले के ज़माने में डायग्नोसिस भी नहीं थी। बहुत बार लोगों को कोई अनजानी बीमारी होती थी जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती थी, क्या पता वो कैंसर की ही बीमारी रही हो। तो डायग्नोसिस करने के तरीके बढ़ने से इस के बीमारी के मतलब नंबर्स बढ़े हैं, ये एक रीज़न है। इसके अलावा ये तो फैक्ट है कि लाइफस्टाइल एक वन ऑफ द कॉजेज होता है। आजकल के जनरल पॉपुलेशन में, यंगर पॉपुलेशन में ओबेसिटी, मोटापा बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न जो टिन्ड फूड, कैंड फूड और जो मतलब प्री प्रिपेयर्ड फूड की रेडी टू कुक मील्स, वो बहुत बड़ा कॉजेज है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, खास करके कोविड टाइम्स के बाद इतने वर्क फ्रॉम होम्स एंड सब कुछ हो चुके हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम 12 घंटा इंसान का बैठे बैठे बीतता है। तो इस केसेस में जो एक्टिविटी है काफ़ी कम हो चुकी है। इसके अलावा जो पोल्यूशन है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पहले के ज़माने में हवा शुद्ध थी, आज की तुलना में खान पीन में मिलावटें कम थी। आजकल आए दिन हम लोग न्यूज़ देखते हैं नकली पनीर, नकली सब्जी, फूड एडल्टरेटेड, कलर मिक्स्ड। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स को जमा कर रही हैं। धीरे धीरे करके ये सब अंदरूनी तरीके से भी खराबी करती हैं। और कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिसका एक्सपोजर होने से जेनेटिक म्यूटेशंस भी हो जाते हैं, जो हमारी डीएनए है उसमें चेंजेस हो जाती है। तो बहुत सारे कॉजेज है, किसी एक फैक्टर पे कंसंट्रेट करके कैंसर के बढ़ने के लिए उसको हम लोग जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। ये एक वेब ऑफ कॉजेशन है, मल्टी फैक्टोरियल कॉजेज है। मैम, क्या ये जेनेटिक होता है? जेनेटिक होता है कैंसर, लेकिन जेनेटिक कैंसर्स की जो परसेंटेज है वो 10% के लगभग ही है। उसके अलावा जो कैंसर्स हैं वो आपके एनवायरनमेंट और आपके लाइफस्टाइल मेडिएटेड ही हैं। अक्सर कैंसर को लोग समझते हैं कि इनके फैमिली में रहा होगा, इनको जेनेटिक होगा तभी हुआ है, लेकिन जेनेटिक कैंसर्स की परसेंटेज नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 10% ही है। बाकी सारे कैंसर्स हमारे इन्वायरमेंट से, हमारी अपनी लाइफस्टाइल से और हमारी हैबिट से इन्फ्लुएंस्ड है। अच्छा, महिलाओं में और पुरुषों में अमूमन ये देखने को मिलता है कि अलग अलग कुछ तो ऐसा कैंसर है जो कि कॉमन है, और बाकी कौन कौन सा अलग है? मैम देखिए, कैंसर तो बहुत प्रकार के हैं। अगर पूछा जाए कि शरीर में कैंसर कहाँ कहाँ हो सकता है, तो हमारे सिर से लेके पांव तक हर एक सेल जो डिवाइड कर रही है, जो भी सेल डिवीजन कर रही है, कहने का मतलब कि कोशिकाएं जो बढ़ रही हैं, हर एक कोशिका कैंसर करने में सक्षम है। तो कैंसर किसी को सर का भी होता है, चेहरे का होता है, मुंह का होता है, छाती का, लंग्स का, ब्रेस्ट का, पेट का, हाथ पैर का। आप एक कोई भी अंग सोच लीजिए, उस अंग में कैंसर हो सकता है। महिलाओं में जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो है ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर यानी कि बच्चेदानी का कैंसर, अंडाशय यानी ओवरी के कैंसर्स। इसके अलावा पुरुषों में लिंग का कैंसर यानी पेनिस के कैंसर्स, थ्रोट कैंसर्स पुरुषों में ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ कैंसर्स हैं जो कॉमन है, जैसे कि आपके लंग कैंसर्स हो गए, पेट की जो ग्रंथियां हैं उसके कैंसर्स हो गए, जैसे स्टमक, गॉल ब्लैडर, ये सब। तो इस तरह से डिवीजन किया गया है
कुछ कैंसर्स स्पेसिफिक है पुरुषों के लिए, लिंग के कैंसर, प्रोस्टेट के कैंसर, और कुछ कैंसर्स महिलाओं के लिए स्पेसिफिक है, बाकी सारे कॉमन है, किसी में भी हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर हुआ महिलाओं के लिए। ब्रेस्ट कैंसर में मैं प्रकाश डालना चाहूंगी कि वो महिलाओं के लिए स्पेसिफिक नहीं है, पुरुषों में भी 1% में ब्रेस्ट कैंसर होता है, क्योंकि पुरुषों में ब्रेस्ट की ग्रंथियां होती हैं, महिलाओं की तुलना में कम होती हैं, इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर एक्सक्लूसिवली महिलाओं का कैंसर नहीं है, वो 1% पुरुषों में भी पाया जाता है। और यहाँ पे पटना में पिछले 3 साल में मैंने 4 मेल ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट किए हैं। अच्छा, तो मैम मतलब अच्छा महिलाओं में मैम जो होने वाला है, मतलब कौन से कैंसर जो है अधिकतम पाया जाता है? महिलाओं में फर्स्ट नंबर पे ब्रेस्ट कैंसर है अभी के रिसेंट जो हमारे डेटा है उसमें, और सेकंड नंबर पे बच्चेदानी के मुंह का यानी सर्वाइकल कैंसर है। इससे बचने का क्या उपाय है मैम? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए सबसे अहम है जीवन शैली, क्योंकि ओबेसिटी ब्रेस्ट कैंसर कराने का एक कॉज है। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के उपाय को 2 भाग में बांटा गया है। ऐसे चीजें जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मॉडिफाइबल फैक्टर्स, और दूसरे जिनको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। तो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स में जेनेटिक्स है, यदि आपके परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर पहले रहा है तो आपके में होने की संभावना आम जनता की तुलना में ज्यादा है। दूसरा इसमें जेनेटिक्स के अलावा है BRCA1-2 म्यूटेशन, जो कि जीन्स का म्यूटेशन होता है। तो जिन महिलाओं में ये BRCA यानी कि BRCA1-2 म्यूटेशन होती है, उनके में होने की संभावना ब्रेस्ट कैंसर की, अंडाशय के कैंसर की ज्यादा होती है। तो ये किसी भी पर्सन का जेनेटिक मेकअप है, इसको हम लोग नहीं बदल सकते, लेकिन जो चीजें हम बदल सकते हैं उससे हम इनको होने में मतलब इनके रोकथाम के लिए उपाय कर सकते हैं। जैसे कि पहला वेट, जो कि ओबेसिटी के लिए अभी हम लोगों ने 3-4 बार बात की, वो सभी कैंसर का अटमोस्ट जो कॉज है, वो कॉमन फैक्टर है, वो एक ओबेसिटी पे आता है। इसके अलावा जैसे टोबैको एंड अल्कोहल कंजम्पशन, टोबैको एंड अल्कोहल डायरेक्टली ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड लोग बहुत बार नहीं समझते, लोगों को लगता है इससे मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर होगा, लेकिन इनके में जो निकोटिन सब्सटेंस होता है वो तो खून में मिलके सारी सेल्स में जाता है, तो वो तो लंग्स में इफेक्ट करे कि पेट में करे, यूरिनरी ब्लैडर में करे कि ब्रेस्ट में करे, वो पूरे बॉडी को इफेक्ट करेगा। इसके साथ में अर्ली प्रेगनेंसी ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव होती है। बहुत महिलाएं जिनके में लेट प्रेगनेंसीज होती हैं, खास करके 35 साल के बाद, उनके में ये कैंसर होने की संभावना थोड़ी सी अधिक होती है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग, महिलाएं जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनके में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कम होती है तुलनात्मक उन महिलाओं पे जो ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं। इसके अलावा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज, अक्सर फीमेल्स को हार्मोन की थेरेपीज दी जाती हैं, तो जिन फीमेल्स को हार्मोन की थेरेपी मिलती है उनके में ब्रेस्ट कैंसर और एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चेदानी के कैंसर होने के थोड़े चांसेस रहते हैं। इसके अलावा आते हैं आपके बच्चेदानी के मुंह यानी सर्वाइकल कैंसर पे। सर्वाइकल कैंसर होने का पहले के जमाने में सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर था, वो इंडिया में ज्यादा होता था, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन था मल्टीपल प्रेगनेंसीज। पहले बच्चे ज्यादा होते थे, तो बच्चेदानी के मुंह पे बच्चे पैदा होने से बार बार रगड़ लगती थी, और इसलिए पहले सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर से ऊपर था। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल और 1 और 2 बच्चों पे पॉपुलेशन सीमित हो रही है, तो सर्वाइकल कैंसर की जो संख्या है वो कम हो गई है, और अब ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट हो गया है, सर्वाइकल कैंसर सेकेंड हो गया है। बचाव में अभी एक इनिशिएटिव है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन के बारे में। अच्छा, ये अभी सरकार द्वारा ये वैक्सीन अभी चलाई जा रही है, जो कि एक डॉक्यूमेंटेड वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए। HPV एक वायरस होता है जो कि माना जाता है कि महिलाएं और पुरुष दोनों में ही जो कि सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उनके में ये वायरस होने की चांसेस होती है। और सर्वाइकल कैंसर के पॉजिटिव फैक्टर्स में HPV एक डॉक्यूमेंटेड वायरस है। अच्छा, तो इसकी वैक्सीन 9 से 14 साल की बच्ची और बच्चों, लड़के और लड़कियां दोनों को दी जाती हैं, ताकि उनका बॉडी इस वायरस से प्रोटेक्टेड रहे। मेन कॉन्सेप्ट है
कि कोई भी बच्चा, यंग एडल्ट सेक्सुअली एक्टिव होने के पहले यदि उसे यह वैक्सीन पड़ जाती है तो इस वायरस से उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है और इस वायरस से होने वाले कैंसर से उसके बचने की संभावना अधिक रहेगी। अच्छा, और जो इस एज को पार कर गए हैं उनको ये नहीं लग सकता है? ऐसा नहीं है, अभी इस एज के पार कर गए लोगों को भी ये लग रही है, क्योंकि जब भी कोई नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसके लिए एज लिमिट स्ट्रिक्ट नहीं रखा जाता है, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि मैक्सिमम लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लग जाए। अभी के टाइम में 9 से 14 साल के बीच में जो लड़के लड़कियां हैं उन्हें तो जरूर लगे, लेकिन उसके अलावा भी अभी 26 साल की उम्र तक सभी को ये वैक्सीन लगाई जा रही है, क्योंकि हमें हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करनी है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि हम तो इम्यूनाइज्ड हैं, लेकिन हमारे अगल बगल वाले, हमारे पार्टनर, हमारी सोसाइटी भी इम्यूनाइज्ड रहे, तभी हम ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। बहुत जगह पे 45 वर्ष की उम्र तक भी इस वैक्सीन को भी दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको इस वैक्सीन के बारे में पता चल रहा है सब लगवाना चाह रहे हैं और एक तरह से प्रोटेक्टिव भी है ये। लेकिन ये है कि 26 साल के बाद इस वैक्सीन की प्रोटेक्शन की जो क्षमता है वो कम हो जा रही है, लेकिन फिर भी 45 वर्ष तक अभी लग रही है। कुछ सालों बाद 45 वर्ष वाला क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा, 26 तक रहेगी, और एक बार जब वैक्सीन हमारे नॉर्मल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड हो जाएगी तो फिर इसकी एज जो 9 से 14 है इस पर ये फिक्स कर दी जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे करके वैक्सीन को प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, एक चीज और है डॉक्टर साहिबा कि वो देखने में आता है कि जो लोग आज तक गुटखा नहीं खाए हैं, तंबाकू नहीं लिए हो, ठीक है, और नॉनवेज तो छोड़ दीजिए, इनके घर में प्याज लहसुन भी नहीं यूज होता, उनको भी कैंसर होता है। हाँ। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकता है? देखिए, वही मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे शरीर में कोई भी कोशिका जो डिवाइड कर रही है, कोई भी कोशिका जो बढ़ रही है, वो कैंसर कराने में सक्षम है। ये एक मशीनरी है और मशीनरी में फॉल्ट कभी भी हो सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर यदि हम कुछ यूज कर रहे हैं, जैसे टोबैको, अल्कोहल, रेड मीट, या जो भी हम लोग, एक लिस्ट आजकल लोगों के पास निकल आती है, इससे कैंसर होता है, इससे कैंसर होता है, तो एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर जो है वो एक एडिशनल काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो तंबाकू नहीं खाते हैं उन्हें नहीं हो सकता है, लेकिन जो खाते हैं उनके में होने की प्रोबेबिलिटी, चांस ज्यादा रहती है, तो उभारने में वो ज्यादा सक्षम होती है। अगर किसी को मान लीजिए नहीं कुछ खाते हुए भी होनी होगी तो मान लीजिए 20 साल बाद होनी होगी, लेकिन यदि तंबाकू खाना शुरू कर दे तो 5 साल में ही हो जाएगी। तो ये बॉडी का जेनेटिक मेकअप होता है। हम लोग, हर किसी का शरीर अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताओ कि जैसे मान लीजिए मुझे भी 101 बुखार हुआ, आपको भी 101 बुखार हुआ, मेरी एक गोली में बुखार उतर गई, आपको 2 गोली डोलो की खानी पड़ी, तो हर किसी का जेनेटिक मेकअप अलग अलग होता है। इसी तरह से हर किसी के शरीर में कैंसर होने की क्षमता और कैंसर के बढ़ने की क्षमता अलग होती है। किन्हीं लोग का स्टेज 3 का कैंसर भी बहुत अच्छे से ट्रीट होके पूरी तरह से क्योर हो जाता है, और किन्हीं लोगों का स्टेज 1 का कैंसर भी फुल ट्रीटमेंट होने के बाद भी 6 महीने बाद 2-3 में आ जाता है। तो ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ये जेनेटिक। अभी इसी पर आने वाले हैं मैम कि कुछ केसेस देखा गया है, हम भी देखे हैं कि 4th स्टेज में जाने के बाद, यानी एडवांस स्टेज से भी लोग ठीक हुए हैं। इसके पीछे क्या वजह है? बिल्कुल, ये ट्रीटमेंट रिस्पांस पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमें जो ट्रीटमेंट दी गई, कैंसर के साथ एक बहुत अच्छी बात क्या है कि इसके फिक्स्ड गाइडलाइंस है, इंटरनेशनली फिक्स्ड गाइडलाइंस है कि ये कैंसर है, इसकी ये बायोप्सी रिपोर्ट है, ये स्टेज है, तो इस स्टेज में, इस स्थिति में हमें क्या करना है। ऐसा नहीं कि हमें हार्ड एंड फास्ट उससे स्टिक करना है, लेकिन हमारे पास एक गाइडलाइन है फॉलो करने के लिए, जो कि आप अपने राज्य, सोसाइटी, वहाँ के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से और पेशेंट की प्रायोरिटी के हिसाब से डॉक्टर उसको एडजस्ट करते हैं। तो स्टेज 3 या स्टेज 4 के कैंसर्स में भी ट्रीटमेंट डिफाइंड है। मान लीजिए 2 पेशेंट हैं, दोनों स्टेज 4 के, मैंने दोनों को सेम ट्रीटमेंट दिया, लेकिन वो दोनों पेशेंट उस ट्रीटमेंट से कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ये उनके जेनेटिक मेकअप, ये उनके बॉडी रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। तो बहुत सारे पेशेंट्स में काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है,
आजकल मॉलिक्यूलर स्टडीज बहुत कॉमन हो गई हैं, ताकि केवल एक सिंपल बायोप्सी से नहीं बल्कि हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके भी किसमें कौन सा म्यूटेशन है, तो हर म्यूटेशन के लिए अलग अलग ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हो गई हैं। तो ट्रीटमेंट एंड ओवरऑल सर्वाइवल स्टेज 4 होने के बावजूद पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गई है। काफी बढ़ गई। हाँ। हाल के दिनों में आपके साथ मतलब ऐसे कोई पेशेंट आए हो जो आप देखी हो कि नाउम्मीद लोग हो गया हो, लेकिन उसके बाद उनका विल पावर हो या फिर फैमिली का सपोर्ट हो और वो ठीक हुए हो? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एक पेशेंट तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि वो पटना आने के बाद मेरी फर्स्ट पेशेंट थे। अच्छा। हाँ, मुझे अभी करीब 2.5 साल पटना आए हुए हो रहे हैं, तो वो मेरी यहाँ पे फर्स्ट पेशेंट थी। और वो जब आई थी तो वो व्हील चेयर पे आई थी। अच्छा। वो स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर थी। उनको ब्रेस्ट के अलावा हड्डी में, लीवर में, लंग्स में सब जगह बीमारी गई हुई थी। और वो किसी बड़े सेंटर से लौट के आए थे, क्योंकि वहां पे उनको बेस्ट सपोर्टिव केयर यानी कि पैलिएटिव केयर बोल दिया गया था कि अब आप इनको घर ले जाके सेवा करिए। उनका जो लड़का था वो उसने काफी होप बांध के रखी थी। वो बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम बेस्ट सपोर्टिव केयर करेंगे ही, हम अपने घर ले जाके करेंगे। क्योंकि लास्ट में होता है कि भाई हम घर ले जाके वहां पे ही रहेंगे, अब जब बेस्ट सपोर्टिव केयर करना ही है तो हम पराए शहर में क्यों रहें, फिर अपने घर जाते हैं। लेकिन वही है कि घर आने के बाद आप बैठे नहीं रह सकते ना, आप लोकल कोई ना कोई हॉस्पिटल से संपर्क करते हैं। तो वो लोग मेरे पास पहुंचे थे। मैंने भी देखा कि ऐसे स्टेज 4 था। इनफैक्ट मैंने भी पुअर प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन किया कि हाँ मतलब स्थिति तो खराब है ऐसे वैसे, लेकिन एक ट्रीटमेंट का हम लोग ट्रायल देते हैं, नॉर्मल जो ट्रीटमेंट है। क्योंकि ऐसे भी बैठ के यदि तुम कुछ नहीं करोगे तो यू आर जस्ट वेटिंग, बैठ के मतलब वेट एंड वॉच है। तो उससे बेटर है इफ यू आर रेडी टू टेक द रिस्क, हम लोग ट्रीटमेंट का ट्रायल देते हैं। एंड द बॉय वॉज रेडी टू टेक द रिस्क। वो बोला कि देखिए ऐसे भी मैं अपने हाथ से केस गया ही हुआ समझ रहा हूँ, क्या पता कुछ फायदा हो जाए। तो हम लोगों ने नॉर्मल कन्वेंशनल कीमोथेरेपी स्टार्ट की। सरप्राइजिंगली वो लेडी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। वो जब तीसरा चौथा कीमो के लिए मेरे पास आई थी तो वो चलते हुए आई थी। क्या बात है। और इनफैक्ट हम भी भगवान को धन्यवाद देते हैं कि मतलब उनको इतना अच्छा ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स आया, जो कि हम भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसके बाद फिर उन्होंने पूरी कीमो कंप्लीट कराई। उनका हम लोगों ने फुल बॉडी पेट सीटी किया। बीमारी पूरे बॉडी से रिग्रेस करके हड्डी में कहीं एक जगह और ब्रेस्ट में छोटी सी बीमारी रह गई थी। फिर हम लोगों ने उसको ऑपरेट करवा के ब्रेस्ट वाली बीमारी को निकाल दिया, हड्डी वाली बीमारी पे रेडिएशन दिया और हार्मोनल थेरेपी, कीमोथेरेपी तो उनको कंटिन्यू रखा। ये आपको मैं 2023 सितंबर की बात बता रही हूँ, जब उनको 6 महीने का टाइम मिला था। और वो लेडी अभी पिछले महीने भी मेरे से फॉलो अप करा के गई है। क्या बात है मैम। इसमें क्या लगा आपको? उनका हौसला, विल पावर जो है बिल्कुल बहुत काम करती है। इंसान किस सोच के साथ, किस मतलब मानसिकता के साथ इलाज कराने आ रहा है, वो उसके इलाज पे बहुत बड़ा असर करती है। क्योंकि ठीक है, मैं कोई साइंटिफिक लिटरेचर इस पे नहीं सपोर्ट कर सकती, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ऐसे मरीज जो बहुत होपफुल रहते हैं और बहुत पॉजिटिव टेम्परामेंट एटीट्यूड के साथ इलाज कराने आते हैं, उन लोगों में अक्सर इलाज का फायदा हम लोगों ने बेहतर होते देखा है। और ये लेडी तो खैर एक समझ लीजिए कि जीवंत उदाहरण है उसका। अच्छा मैम, क्या लगता है किन किन चीजों पर, किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए तो इससे बचाव हो सकता है? होने को तो कभी किसी को हो सकता है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी लगता है ना कि लाइफ स्टाइल हो, प्रॉपर एक्सरसाइज हो, नींद प्रॉपर लिया जाए, खान पान में सब चीज ठीक किया जाए, पौष्टिक आहार जिसको कहते हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है मतलब कि किन चीजों पर ध्यान दिया जाए तो इससे बचा जा सकता है? हाँ, कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग अपने डेली लाइफस्टाइल में अकोमोडेट कर सकते हैं। पॉइंट है कि हमें इसके चांसेस को मिनिमाइज करने हैं। नहीं होगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन हमें अपने हिसाब से इसके चांसेस को मिनिमाइज करने हैं। कुछ चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, जैसे डेली एक्सरसाइज। हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप डेली हेवी एक्सरसाइज करिए, बट डेली लाइट एक्सरसाइज होना भी प्रोटेक्टिव होता है। बॉडी मूवमेंट होना चाहिए। दूसरा चीज, हमें प्रोसेस्ड फूड, प्री प्रिपेयर्ड फूड एंड रेडी टू ईट फूड से खुद को बचाना चाहिए। फास्ट फूड के बारे में एक बहुत प्रिवलेंट कॉन्सेप्ट है जो कि इंडिया में उतना प्रिवलेंट नहीं है।
यूएस में ओबेसिटी जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी तो वहां के गवर्नमेंट ने एक डायरेक्टिव दिया, प्रिपेयर योर फास्ट फूड एट होम, कि आपको जो भी खाना है, आपको चाउमीन ही खाना है, आपको पिज्जा ही खाना है, आप उसको घर पे बना लो। उससे क्या होगा कि उसको बनाने में जो आपको मेहनत लगेगी, जो टाइम लगेगा, तो आपको ऑटोमेटिक उसको खाने का जो फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार आप खा रहे हो, घट जाएगा। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा तरीका है कि आप अपने मन को भी संतुष्ट रख सकते हो और इसकी मात्रा को भी घटा सकते हो। दूसरा चीज, हाई शुगर इनटेक अवॉइड करना चाहिए। शुगर को बहुत लोग डायरेक्टली कैंसर से रिलेट करते हैं एंड बहुत सारे हमें ऑनलाइन प्रेजेंस इन चीजों की मिल जाएगी कि आप शुगर बंद कर दीजिए, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। ये गलत है। शुगर कैंसर ठीक नहीं करेगा, लेकिन शुगर का कैंसर कराने से इनडायरेक्ट रिलेशन है। बॉडी में हाई शुगर कंटेंट आपका वेट गेन कराएगी एंड वेट गेन कैंसर से रिलेटेड है। तो शुगर कट करना डाइट में, खास करके जो प्रोसेस्ड फाइन शुगर होता है, उसके अलावा प्रोसेस्ड प्री प्रिपेयर्ड फूड जो हुआ ना, जो वाइट रिफाइंड शुगर जो होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जो रेडी टू कुक मटेरियल्स होते हैं, लाइट एक्सरसाइज को हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। वाटर इनटेक 3 to 3.5 लीटर्स बना के रखना ऑप्टिमम होता है। अच्छा। बहुत सारे लोगों को आप देखिएगा बोलेंगे कि हम 5 लीटर पानी पी जाते हैं, 6 लीटर पी जाते हैं। ऐसा भी नहीं करना है। हमें बॉडी को वाटर ओवरलोड नहीं करना है। हमें एक प्रॉपर मात्रा में पानी देनी है, क्योंकि यदि हमारे बॉडी में कुछ भी बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो वो लैट्रिन पेशाब के रास्ते ही बाहर निकलेंगे। तो जब तक वाटर कंटेंट नहीं होगा तो बाई प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगा। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स, कैंसर का जो होती है तो उसका इनिशियल स्टेप होता है बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनना। जैसे किसी कारण से फ्री रेडिकल्स बने तो वो फ्री रेडिकल्स जाके सेल पे डीएनए डैमेज करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करना ये कैंसर से प्रोटेक्टिव होता है। जैसे विटामिन ई हो गया, लाइकोपीन्स जो कि टमाटर में पाए जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेश वेजिटेबल्स जैसे टमाटर, गुआवा, इसके अलावा कैबेज और ये सब जो चीजें होती हैं, ऐसा कहा जाता है कि वेजिटेबल को ओवर कुक नहीं करना चाहिए। तो फ्रेश वेजिटेबल्स एंड समझ लीजिए कि हाफ कुक्ड वेजिटेबल्स जो होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बनी होती है। फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट्स हम लोग टाइम टू टाइम ले सकते हैं। आजकल जैसे फूड के माध्यम से हमें सही मात्रा में ना भी मिले तो हम लोग उसको सप्लीमेंट्स के तौर पे कुछ महीने ले लिए। तो ये सब चीजें ओवरऑल मिला जुला के प्रोटेक्टिव रहती हैं। एंड लास्टली, एडिक्शन से बचाओ, क्योंकि मल्टीपल हमारे पास एविडेंस है, रीजंस हैं, और एडिक्शन कभी भी हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो टोबैको हो, अल्कोहल हो या किसी और प्रकार का एडिक्शन हो। ऐसा नहीं कि यह कैंसर ही कराएगी, लेकिन एक मल्टीपल एरे ऑफ बीमारी है जो कि इनसे होती है। लीवर का कैंसर ना हो, लीवर की सिरोसिस हो जाए, आपको लंग का कैंसर ना हो, सीओपीडी हो जाए, इम्फाइसेमा हो जाए जो कि स्मोकिंग से होती है। तो ये सब सारी चीजें आपके डेली लाइफ को लिमिट करती हैं। तो यही 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग अपने डेली लाइफस्टाइल पे फोकस कर सकते हैं। मैम, उस परिजनों के लिए और पीड़ितों के लिए जो कि सफर कर रहे हैं इस बीमारी से, कैंसर से, उनके लिए आप क्या सलाह और संदेश देना चाहेंगी? देखिए, कैंसर किसी एक इंसान की बीमारी नहीं है। कैंसर जब हम लोग किसी पेशेंट के सामने उसकी डायग्नोसिस ब्रेक करते हैं तो ये एक फैमिली की बीमारी बन जाती है, क्योंकि पूरा परिवार टूट जाता है। और लोग इसको इलाज से पहले एक डेथ सेंटेंस की तरह ले लेते हैं कि कैंसर हो गया तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम इस चीज को लेके हम लोग अपील करना चाहेंगे कि बीमारी है ये, इसका इलाज कराएं, कैंसर समझ के घर ना बैठ जाएं। आजकल बहुत सारी सरकारी सहायता हो चुकी है, जैसे सीएम फंड है, आयुष्मान भारत है, इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंसेस होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे एनजीओज हैं जो हेल्प करते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्कीम होती है। तो इलाज आज के ज़माने में काफ़ी सुविधाजनक हो चुकी है, और यदि आप अपना स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो आपके फाइनेंस के हिसाब से आपको सहायता दी जाएगी बिल्कुल।
परिजनों को इसमें हौसला बना के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब ये बीमारी बताई जाती है तो सबसे पहले एक पॉजिटिव सोच ज़रूरी है कि हम इस बीमारी से उबर जाएंगे, हम इससे बाहर निकलेंगे। आजकल के जो न्यूअर एडवांसेस हैं, नए मॉलिक्यूल्स हैं, नए कीमोथेरेपी के ड्रग्स हैं, रेडिएशन की पद्धति है, इसके अलावा सर्जरी है, तो इन सब चीज़ों से कैंसर का इलाज होता है। लोगों में अक्सर ये भ्रांति होती है कि सर्जरी कराएंगे, बायोप्सी कराएंगे तो चाकू लगते कैंसर बढ़ जाएगा, जो कि गलत है। आपको बायोप्सी से आपको कैंसर एग्जैक्ट किस टाइप की है ये पता चलेगी, वरना पूरा इलाज संभव नहीं है। तो इलाज के तरीके से कभी पीछे ना भागे, हमेशा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह लें और एक किसी कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर पे जहाँ पे सारी स्पेशलिटीज मौजूद हो मिले। इससे आपको इलाज का तरीका समझ में आएगा, क्या ऑप्शन से समझ में आएंगे, और इस बीमारी से ये एक सोसाइटल सपोर्ट की इसमें ज़रूरत होती है। मरीज को अकेला ना छोड़े, परिजनों को आइसोलेट ना करें। समाज में अक्सर ऐसा होता है, इसे छुआछूत की बीमारी की तरह लोग आना जाना बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसे में इन्हें सोशल आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं है, सोशल सपोर्ट की ज़रूरत है। एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ, हिम्मत के साथ इस बीमारी से लड़ा जा सकता है, और इसके इलाज के बहुत सारे तरीके हैं, उसको डिस्कस करके उस पर आगे बढ़ा जा सकता है। थैंक यू मैम विस्तृत जानकारी के लिए। तो अभी आपने डॉक्टर साहिबा को सुना कि पौष्टिक आहार, स्वस्थ जीवन शैली और सकारात्मक सोच की बदौलत आप स्वस्थ रह सकते हैं, और जो भी इस बीमारी से ग्रसित है वो पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।